हेलो एवरीवन, हमारे कॉस्मिक क्लासरूम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने इमैनुअल कांत की रिवोल्यूशनरी गैसेस हाइपोथेसिस को एक्सप्लोर किया था। हमने देखा कि वो एक फर्स्ट ब्रिलियंट ड्राफ्ट था, पर उसमें फिजिक्स के कुछ फंडामेंटल फ्लॉज थे, खासकर एंगुलर मोमेंटम को लेकर। आज हम स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे और मिलेंगे उस मास्टरमाइंड से जिसने कांत की थ्योरी को फिक्स करने की कोशिश की। उनका नाम है लैपलास। लैपलास ने कांत के आइडिया को लिया और उसे मैथमेटिक्स और फिजिक्स के सॉलिड ग्राउंड पर खड़ा करने की कोशिश की। So let's deep dive into the famous nebular hypothesis of Laplace। 1796 में कांत के करीब 40 साल बाद पियर साइमन लैपलेस ने अपनी थ्योरी पेश की। लैपलास जो एक प्योर साइंटिस्ट थे और वो कांत की थ्योरी की वीकनेस को समझते थे। उनका गोल था एक ज्यादा लॉजिकल और मैथमेटिकली साउंड एक्सप्लेनेशन देना। लैपलास ने कांत की सबसे बड़ी गलतियों को स्मार्टली अवॉइड किया। कांत ने ठंडे मोशनलेस क्लाउड से शुरुआत की थी और फिर वो मोशन और हीट को एक्सप्लेन करने में फंस गए थे। लैपलास ने कहा व्हाई स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। उन्होंने अज्यूम किया कि शुरुआत में स्पेस में एक ह्यूज हॉट और ऑलरेडी रोटेटिंग नेबुला जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। दिस वाज ए मास्टर स्ट्रोक। ये मानकर उन्होंने ये एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि मोशन और हीट शुरू में आए कहां से। उन्होंने बस ये कहा इट वाज ऑलरेडी देयर। दोस्तों, लैपलास की कहानी कांत से ज्यादा एलिजेंट और फिजिकल कानून को मानने वाली है। लैपलास ने कहा कि हॉट गैसेस नेबुला ठंडे स्पेस में अपनी हीट रेडिएट करके धीरे धीरे ठंडा होने लगा। जैसे कोई भी गर्म चीज ठंडी होने पर सिकुड़ती है, वैसे ही ये नेबुला भी जो है ग्रेविटी के कारण श्रिंक होने लगा, यानी कि सिकुड़ने लगा। अब आता है वो पॉइंट जहां लैपलास ने जो कांत को करेक्ट किया, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो लैपलास ने बताया कूलिंग की वजह से साइज कॉन्ट्रैक्ट हुआ और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो स्पिनिंग है वो इंक्रीज हुई। जैसे जैसे नेबुला की स्पिनिंग स्पीड बढ़ी, उसके इक्वेटर पर जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये भी बढ़ने लगा। लैपलास ने कैलकुलेट किया कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेविटी के इनवर्ड पुल को परफेक्टली बैलेंस कर देगा। लैपलास ने कैलकुलेट किया कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेविटी के इनवर्ड पुल को परफेक्टली बैलेंस कर देगा। इस बैलेंस पॉइंट पर हॉट गैस की जो एक रिंग है वो अलग हो जाती है। लैपलास ने प्रपोज किया कि ये प्रोसेस एक साइकिल में बार बार हुआ। नेबुला ठंडा हुआ, सिकुड़ा, तेज घुमा और एक रिंग अलग हो गई। फिर बचा हुआ नेबुला और ठंडा हुआ और सिकुड़ा और तेज घुमा और फिर एक और रिंग जो है अलग हो गई। उन्होंने इमेजिन किया कि इस तरह एक के बाद एक जो है 9 रिंग अलग हुए। ये 9 रिंग्स बाद में ठंडे हुए और अपनी ही ग्रेविटी के कारण कंडेंस होकर 9 प्लैनेट्स बना लेते हैं। जो बड़ा मास हॉट मास सेंटर में बचा, बाद में वो सूरज बन जाता है। अब बात आती है कि मून कैसे बने। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि जैसे मेन नेबुला से रिंग्स अलग हुए, वैसे ही कूलिंग प्लैनेट से भी छोटे छोटे रिंग्स अलग हुए जो बाद में उनके मून्स बने। तो ये था पूरा कंप्लीट टॉपिक जो लैपलास ने बताया। दोस्तों, लैपलास की थ्योरी करीब 100 सालों तक साइंटिफिक कम्युनिटी में एक स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशन बनी रही, पर जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग और ऑब्जर्वेशन बेहतरीन होती गई, इस थ्योरी में भी काफी क्रैक्स नजर आने लगे। लैपलास ने ये तो बता दिया कि नेबुला गर्म और रोटेटिंग था, पर ये हॉट रोटेटिंग नेबुला आया कहां से, इसका जवाब उसने नहीं दिया। उनका मॉडल ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ठीक 9 ही रिंग क्यों बने, इससे कम या ज्यादा रिंग्स क्यों नहीं बन पाई। बाद में 19th सेंचुरी के ग्रेट साइंटिस्ट जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने मैथमेटिकली प्रूव किया कि लैपलास के बताए गए गैसियस रिंग्स में इतनी सेल्फ ग्रेविटी ही नहीं हो सकती कि वो जुड़कर एक सॉलिड प्लेनेट बना सके। वो गैस तो स्पेस में फैल जाती और कंडेंस ही नहीं हो पाती। लैपलास के मॉडल के अकॉर्डिंग सब कुछ एक ही डायरेक्शन में स्पिन और ऑर्बिट करना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि सोलर सिस्टम में कुछ मून्स जैसे नेपच्यून का मून ट्रिटन अपने प्लेनेट का उल्टी दिशा में चक्कर लगाता है। लैपलास की थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। उसके अलावा एंगुलर मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन, ये वो पॉइंट था जिसने लैपलास की थ्योरी का एंड कर दिया। लैपलास के मैथ के अकॉर्डिंग ओरिजिनल नेबुला का ज्यादा एंगुलर मोमेंटम सेंट्रल बॉडी यानी कि सन के अंदर ट्रांसफर होना चाहिए था। इसका मतलब सन को बहुत तेज स्पिन करना चाहिए था और प्लैनेट्स को धीरे धीरे ऑर्बिट करना चाहिए था। बट रियलिटी में इसके एग्जैक्ट अपोजिट होता है। हमारे सोलर सिस्टम का 98% से ज्यादा एंगुलर मोमेंटम प्लैनेट्स के पास है और जो हमारा सन है वो जाइंट है जो कि बहुत धीरे धीरे स्पिन करता है। ये रियलिटी और थ्योरी के बीच एक डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन था। सो दोस्तों, यहाँ पे लैपलास की जो थ्योरी है वो भी फेल हो जाती है। बट सवाल उठता है कि ये कंप्लीट फेल्योर था? नहीं, लैपलास की जो नेबुलर हाइपोथेसिस है वो साइंस की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा लीप फॉरवर्ड थी। उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को करेक्टली अप्लाई किया और एक लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म को समझाया। उनका कोर आइडिया कि सोलर सिस्टम एक कोलैप्सिंग रोटेटिंग नेबुला से बने आज भी हमारी मॉडर्न थ्योरीज की फाउंडेशन है।
दोस्तों लैपलास की थ्योरीज के फ्लोस, खासकर जो एंगुलर मोमेंटम का डिस्ट्रीब्यूशन था, फ्यूचर साइंटिस्ट के लिए सबसे बड़ा क्लू बने। इन्हीं क्लू ने जो है 20th सेंचुरी के साइंटिस्ट को गाइड किया, उन्हें एक ज्यादा रिफाइंड और एक्यूरेट मॉडल बनाने में मदद की, जिसे हम आज मॉडर्न नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमने कांत और लैपलास की सिंगल नेबुला थ्योरी इसको एक्सप्लोर कर लिया है। इसके अंदर क्या बताया हमने देख लिया है। हमने देखा कि वो एक ब्रिलियंट आइडिया था, पर जो एंगुलर मोमेंटम का सवाल था उस पर आकर दोनों के दोनों फेल हो गए। अब हम एंटर करेंगे 20th सेंचुरी में और एक बिल्कुल डिफरेंट रेडिकल न्यू आइडिया से मिलेंगे। ये है एक बाइपेरेंटल थ्योरी, जिसमें हमारे सोलर सिस्टम के दो पेरेंट्स थे। ये है टू स्टार थ्योरी। ये कहानी है अमेरिकन साइंटिस्ट चैम्बरलिन और मोल्टन की, और इसे कहते हैं प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस। दोस्तों 1905 के अंदर थॉमस चैम्बरलिन और फॉरेस्ट मोल्टन ने एक नई थ्योरी पेश की, जो कि लैपलास की थ्योरी से बिल्कुल अलग थी। ये एक कोल्ड ओरिजिन थ्योरी थी। लैपलास की थ्योरी में एक अकेला हॉट नेबुला था, लेकिन चैम्बरलिन और मोल्टन ने कहा नो देयर वर टू स्टार्स। एक जो स्टार था आवर प्रोटोसन, और दूसरा जो था वो था इंट्रूडिंग स्टार। प्रोटोसन की अगर बात करें, हमारा सन जो तब तक पूरी तरह बना हुआ नहीं था, बल्कि एक प्रोटोसन था। एक दूसरा जो स्टार था वो अनजान घुसपैठिया स्टार था, जो स्पेस में ट्रेवल करते हुए हमारे प्रोटोसन के बहुत करीब से गुजरा। जब ये इंट्रूडिंग स्टार हमारे प्रोटोसन के पास से गुजरा, तो उसकी पावरफुल ग्रेविटी ने प्रोटोसन की सरफेस से मटेरियल को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। इसे आप टाइडल फोर्स कह सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अर्थ जो है अपने ओशंस को खींचता है। इस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सन की सरफेस से जो मैटर है वो बाहर स्पेस के अंदर बिखरने लगे। दोस्तों अब आता है सबसे मेन डिफरेंस। लैपलास ने कहा था कि गैस के रिंग्स अलग हुए, लेकिन चैम्बरलिन और मोल्टन ने कहा गैस के रिंग्स अलग नहीं हुए। सन से जो मटेरियल बाहर निकला वो हॉट गैस नहीं था, बल्कि टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स थे। इन्हीं टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स को उसने नाम दिया प्लेनेटेसिमल्स। ये प्लेनेटेसिमल्स जो है ठंडे और चट्टानी थे। जो इंट्रूडिंग स्टार था वो अपना काम करके आगे निकल गया, पर पीछे छोड़ गया अरबों खरबों प्लेनेटेसिमल्स, जो अब हमारे प्रोटोसन को ऑर्बिट करने लगे। तो अब हमारे पास सन के चारों तरफ घूमते हुए अरबों छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स हैं। इनसे प्लैनेट्स कैसे बने? इसे आप एक स्नोबॉल की तरह इमेजिन कीजिए, जो पहाड़ से नीचे लुढ़क रहा है। वो अपने रास्ते में आने वाली और बर्फ को अपने साथ चिपकाता जाता है और बड़ा होता जाता है। ठीक इसी तरह जो बड़े प्लेनेटेसिमल्स थे, उन्होंने अपनी ग्रेविटी से छोटे प्लेनेटेसिमल्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। ये पार्टिकल आपस में टकराते गए और बड़े होते गए। ये जो प्रोसेस है बहुत सालों तक चला और कंटिन्यूस चला। ये जो प्रोसेस है तब तक चला जब तक इन बॉडीज ने अपने ऑर्बिट के ज्यादातर प्लैनेटेसिमल्स को साफ ना कर दिया और बड़े साइज का प्लैनेट्स बन गए। तो दोस्तों ये थ्योरी पहले वाली थ्योरी से बेटर थी। इसने एक्सप्लेन किया कि प्लैनेट्स जो है सॉलिड पार्टिकल से बने हैं, ना कि गैस से। दोस्तों चैम्बरलिन और मोल्टन ने सिर्फ सोलर सिस्टम का बर्थ नहीं, बल्कि हमारी अर्थ का जो इवोल्यूशन है उसकी भी एक डिटेल स्टोरी बताई है। अर्थ का जो जन्म है वो कैसे हुआ, पूरे इस प्रोसेस को हम 3 स्टेजेस के अंदर डिस्कस करेंगे। पहला जो फेज है वो एक्रीशन फेज, उसका सेकंड जो फेज है वो वल्कनिज्म, और थर्ड जो फेज है वो जियोलॉजिकल शेपिंग। इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक्रीशन फेज से। दोस्तों अर्थ का जन्म जो है प्लेनेटेसिमल्स के स्लो एंड स्टडी एक्रीशन से हुआ। ये कोल्ड प्रोसेस था। जैसे जैसे अर्थ का साइज बढ़ा, उसकी ग्रेविटी भी बढ़ी और उसने स्पेस से गैसेस को कैप्चर करना शुरू कर दिया, जिससे अर्थ का जो है इनिशियल एटमॉस्फेयर बना। अब बात करते हैं जो अर्थ की हीट है उसके ओरिजिन की। अर्थ का जो हीट है उसका ओरिजिन होता है ड्यू टू प्रेशर, केमिकल रिएक्शन और जो मटेरियल है उनके रीअरेंजमेंट की वजह से। दोस्तों नए प्लेनेटेसिमल्स के जुड़ने से अंदर की लेयर्स पर जो जबरदस्त प्रेशर पड़ा। इस प्रेशर की वजह से जो हीट पैदा हुई। अंदर दबे मेटेरियल के बीच में जो केमिकल रिएक्शन से भी हीट पैदा हुई। उसके अलावा जो भारी मटेरियल थे जैसे कि आयरन, वो अर्थ की सेंटर के अंदर की तरफ डूबने लगे और जो हल्के मटेरियल थे वो ऊपर आने लगे। इस प्रोसेस में भी जो है फ्रिक्शन से हीट जनरेट हुई। चैम्बरलिन का मानना था कि अंदर का टेम्परेचर 20,000 डिग्री तक पहुंच गया था, पर हाई प्रेशर की वजह से अर्थ पूरी तरह कभी पिघली नहीं। अब बात करते हैं सेकंड फेज की, यानी कि वल्कनिज्म की। दोस्तों अंदर की हीट ने आउटर लेयर्स के रॉक को पिघलाना शुरू कर दिया, जिससे लार्ज स्केल वल्कनिक इरप्शन स्टार्ट हो गए। इन वोल्केनोज से लावा, गैस और जो दूसरे मटेरियल है वो बाहर निकलने लगे, जिससे अर्थ की सरफेस बहुत ही एक्टिव हो गई।
दोस्तों इसकी वजह से हर तरफ क्रेटर जैसे गड्ढे, उसके अलावा जो लूज रॉक के फ्रेगमेंट्स थे वो दिखाई देने लगे। उसके बाद आता है थर्ड फेज, जिसको बोला जाता है जियोलॉजिकल शेपिंग। धीरे धीरे अर्थ की सरफेस ठंडी होने लगी, क्रस्ट सॉलिड हुआ और उसमें फोल्डिंग और फोल्डिंग से जो माउंटेन्स और वैली बनने लगे। अगर बात करें ओशंस की इवोल्यूशन की, वोल्केनोज से जो वाटर वेपर निकला था वो एटमॉस्फेयर में कंडेंस होकर बादलों में बदला और फिर हजारों साल तक बारिश हुई। ये पानी सरफेस के गड्ढों और जो दूसरे होलो स्ट्रक्चर्स थे उनके अंदर भरने लगे और इसी वजह से लेक्स और ओशन बने। अगर बात करें कॉन्टिनेंट्स और ओशन की सेपरेशन की, दोस्तों बारिश और नदियों ने कॉन्टिनेंट्स की लाइट रॉक को इरोड करके ओशंस में जमा करना शुरू कर दिया। इससे ओशन का फ्लोर भारी होकर और नीचे धंस गया और कॉन्टिनेंट्स हल्के होकर और ऊपर उठ गए। इस तरह लैंड और ओशन का जो सेपरेशन हुआ। दोस्तों हालांकि ये थ्योरी बहुत डिटेल्ड थी और काफी कन्विंसिंग भी थी, पर मॉडर्न साइंस की स्क्रूटनी के अंदर ये भी फेल हो गई। क्या दिक्कत आई इसके अंदर? इसके अंदर भी एंगुलर मोमेंटम की प्रॉब्लम थी। ये थ्योरी ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि प्लैनेट्स के पास सन से ज्यादा एंगुलर मोमेंटम क्यों है। इंट्रूडिंग स्टार्स को प्लैनेट्स को ऑर्बिट में डालने के लिए जरूरी स्पिन देना जो है मैथमेटिकली इम्पॉसिबल था। उसके अलावा इसके अंदर एनर्जी प्रॉब्लम्स भी थी। एक स्टार के लिए दूसरे स्टार से मटेरियल खींचना, वो भी बगैर किसी डायरेक्ट कोलिजन के, काफी डिफिकल्ट है। इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा है। उसके अलावा बात करें अगर प्लैनेट्स के अरेंजमेंट की, ये थ्योरी ये नहीं समझा पाई कि सोलर सिस्टम इतना वेल अरेंज्ड क्यों है, छोटे रॉकी प्लैनेट्स अंदर क्यों हैं और बड़े जो गैस जायंट है उनके लोकेशन बाहर की तरफ क्यों हैं। अगर बात करें अर्थ की स्टेट की, उनका आइडिया कि अर्थ हमेशा सॉलिड रही है मॉडर्न जियोलॉजी से मैच नहीं करता, जो बताता है कि अर्थ अपने शुरुआती दिनों में मोल्टन थी, यानी कि पिघली हुई थी। उसके अलावा अगर बात करें कंपोजिशन की, मॉडर्न स्टडीज बताती हैं कि प्लेंटिसिमस जो थे उनके अंदर गैस नहीं थी, वो गैस रिच नहीं थे। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर और ओशन ये कैसे बने, ये भी काफी अनक्लियर था। तो दोस्तों हालांकि यहाँ पे ये थ्योरी भी फेल हो जाती है, लेकिन चैम्बरलिन और मोल्टन ने प्लेंटिसिमल्स और एक्रीशन का जो आइडिया है वो इंट्रोड्यूस किया। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।